तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। यानी आपके पास कोई रीजन है, कोई एरिया है जिसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो वो पूछ रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो होगी या नहीं होगी। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन दिस रीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब जीरो कैसी होगी, हम जानते हैं कि E इक्वल है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। डेल्टा वी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। where negative sign shows that a direction of E is along the direction of decreasing potential। ये आप पढ़ चुके हैं कि माइनस का साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। तो E इक्वल है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो इस केस में हमारे पास V कांस्टेंट है। जब V कांस्टेंट है तो डेल्टा V जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा V आपके पास होता है VF माइनस VI। और VF माइनस VI और V कांस्टेंट का मतलब है कि VF और VI आपस में इक्वल हैं। तो डेल्टा V हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब डेल्टा V जीरो हो जाएगा तो E इक्वल है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर। तो E भी क्या हो जाएगा, जीरो। हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन दिस रीजन। तो अगर हमारे पास किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डेल्टा V ओवर डेल्टा आर। पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब है डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, जिसकी वजह से E की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। सर पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास दो वायर्स हैं, एक में पोटेंशियल V1 है, एक में पोटेंशियल V2 है, तो तब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V2 माइनस V1 आप लिख लेंगे। लेकिन अगर V1 और V2 आपस में इक्वल हैं, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। समझ आइए। यस सर, ओके। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। यानी आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, आप इसकी वजह से एक लाइन में दूर जा रहे हैं इससे, यानी आप पॉइंट चार्ज से एक स्ट्रेट लाइन में उससे दूर जाते जा रहे हैं। कह रहा है कि जब आप उससे दूर जाएंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला इक्वल है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फार्मूला V इक्वल है के क्यू ओवर आर। तो इसमें हमारे पास के कांस्टेंट है, Q हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी और पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो हेंस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, तो जब हम चार्ज से दूर जाएंगे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ई की वैल्यू भी और वी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। हेंस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज व्हेन आर इंक्रीजेज बोथ ई एंड वी डिक्रीजेज। तो क्वेश्चन ये था आपके पास कि अगर आप एक पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी और पोटेंशियल भी डिक्रीज होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर आपके पास एक कैपेसिटर हो तो आप कैसे बता सकते हैं कि उसकी कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और किस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए हम सर जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी वो नहीं पॉजिटिव चार्ज होगी। वो तो तब होगी ना जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अगर हमने कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया है उसके बाद हम कैसे बताएंगे कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, या कैपेसिटर लेके हम उनको मिक्स कर देते हैं, हमें नहीं सर पता। जो पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट हुई थी वही पॉजिटिव चार्ज होगी। वो तो हमें पता होगा ना कि ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है तो तब हम कह सकेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमें एक चार्ज कैपेसिटर मिल जाए या मैं आपको एक चार्ज कैपेसिटर दूं, मैं आपको ये नहीं बताता कि इसकी कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है कौन सी प्लेट नेगेटिव, आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सर इस तरह तो किसी बैटरी का भी नहीं पता लगता, उस पे लिखा हुआ ही होता है। नहीं, पता चल जाता है वोल्ट मीटर से। अगर लिखा ना हो तो हम वोल्ट मीटर से चेक कर लेते होते हैं। वो तो हमारी सहूलियत के लिए लिखा होता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ आई है? यस सर। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कैपेसिटर दे दिया जाएगा और बताया ना जाए कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है कौन सी प्लेट नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए हम ना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो उसकी मदद है हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। हमारे पास एक ग्लास का बॉक्स होता है, ठीक है, मेटल नाब है, यानी उसकी जो कैप है वो मेटल की होगी। उसके बाद हमारे पास मेटल रॉड है, यानी जो रॉड है वो भी मेटल है, और उसके दूसरे सिरे पे हमारे पास गोल्ड लीव्स लगे होते हैं, यानी सोने के पतरे। ठीक है, जैसे अगर मिठाई की दुकान पे आप देखे होंगे वो पड़े होते हैं सोने और चांदी के वर्क ब्रिक, वो लगे होते हैं। और ये हमारे पास रबड़ लगा हुआ इंसुलेट करने के लिए। ठीक है, तो एक ग्लास का बॉक्स है जिसे हम ग्लास विंडो कहते हैं, उसके अंदर आपने एक राड रखा हुआ है, राड के एक सिरे पे उसकी कैप है जिसे मेटल नाब कह रहे हैं, और दूसरे सिरे पे दो गोल्ड लीव्स लगे हुए हैं। तो ये हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज खुद देते हैं। तो जब हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो हम कैपेसिटर को उसके करीब लेके आएंगे, यानी इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया हुआ है। तो जब हम कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट इसके करीब लेके आएंगे तो ये जो दोनों गोल्ड लीव्स हैं ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हम इसके करीब नेगेटिव प्लेट लेके आएंगे तो ये दोनों लीव्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी प्लेट नेगेटिव चार्ज है। अब जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये, इसमें हमारे पास एक ग्लास विंडो होती है, ग्लास का बॉक्स है, एक मेटल रॉड है, उसके एक सिर पे मेटल कैप होती है और दूसरे सिर पे गोल्ड लीव्स लगे होते हैं। अब ये पॉजिटिवली चार्ज होती है हमारे पास, हम इसको खुद पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज करने के बाद जब हम कैपेसिटर को लेके आएंगे उसके करीब, तो अगर तो दोनों लीव्स एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि वो प्लेट पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों लीव्स एक दूसरे से मिल गए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। सर अगर हम नेगेटिव को लेके आएंगे तो भी दोनों में नेगेटिव आ जाएगा ना, फिर भी दोनों को अट्रैक्ट होना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें ये है कि ऑलरेडी हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है इसको। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना इलेक्ट्रोस्कोप, इसके पास ऑलरेडी हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब जब हम पॉजिटिव लेके आएंगे तो एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी नेगेटिव तो है ही नहीं, तो दोनों रिपेल करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव लेके आएंगे
तो क्या होगा, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, दूसरे ये जो लीव है इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। बात समझ आई है? सर मतलब रॉड से जो चार्ज आ रहा है वो सिर्फ एक में इंड्यूस होता है, एक में पॉजिटिव या? हाँ जी, रॉड से आ रहा है ना, अब वो लीव्स के पास है, तो लीव्स के पास यानी रॉड से चार्ज है, जब हम लेके आएंगे उसको कैपेसिटर को, तो अब नेगेटिव चार्ज भी होगा पॉजिटिव भी होगा, तो क्या होगा, एक लीव पे पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे लीव पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम पॉजिटिव लेके आएंगे दोनों के ऊपर ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं, तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव आना, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यस सर। उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को दो प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं। अब उसके दो केस हैं, पहले केस में विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। पहले केस में हमारे पास जो दोनों प्लेट्स हैं उन दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज है, या तो दोनों के ऊपर नेगेटिव हो सकता है या दोनों के ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, और दूसरे केस में एक के ऊपर पॉजिटिव है एक के ऊपर नेगेटिव है। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो पहला केस है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, उसमें हमारे पास दोनों प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उनके दरमियान में हमने एक टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, और जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वल और अपोजिट होगी। यानी इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, यानी दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि E1 इस तरफ है और E2 इस तरफ है, दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो F हमारे पास होता है QE के इक्वल, तो जब E जीरो है तो F भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये जब हमने पहले पढ़ा था, फोर्स हम फाइंड कर रहे थे दो चार्जेस के दरमियान, तो जो जब हमने सिमिलर चार्जेस लिए थे तो उनके सेंट्रल जो रीजन बन रहा था वहां पे फोर्स जीरो थी। उसी तरह इधर भी, क्योंकि दोनों प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इक्वल और अपोजिट होगी, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी और हमारे पास फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन जब हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो इस केस में फोर्स मैक्सिमम होगी, जीरो नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव प्लेट पे एंड होती हैं जाके। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, तो जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज है उस पर भी फोर्स पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ऐसा ऐसे समझ लें कि जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू प्लेट आर इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है और सेम डायरेक्शन में है, एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो फोर्स भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जी बेटा, बात समझ आ गई है? यस सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसकी रीजन हमने उधर पे यही बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकती है एक पॉइंट पे, तो अगर वो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पे उनकी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शन होगी जो कि फिजिकल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with field line pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है q, हम उसे एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म होती है कि एक जैसी है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है कि एक जैसी नहीं, उसमें हम रखते हैं। तो कह रहा है कि क्या ये जो चार्ज है ये रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा। रेक्टिलिनियर मोशन हमारे पास होती है एक स्ट्रेट लाइन में मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अब उसके इर्द गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, और हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है करीब है फिर दूर होती जा रही है। तो जब हम किसी पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। अगर हम पॉइंट चार्ज को इधर रखते हैं तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, अगर हम पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट पे रखते हैं तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो उस पे फोर्स एक लाइन में लग रही होगी जिसकी वजह से वो एक लाइन में ही मूव करेगा। यस, इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन if a point charge is placed in a non-uniform electric field, it moves along the field lines. तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में भी रखते हैं तो फील्ड लाइन के along ही मूव करेगा। As in the present case, the field line are pointing in the same direction that is radially outward, therefore it makes rectilinear motion. और जो फील्ड लाइंस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं जिसकी वजह से पॉइंट चार्ज भी एक लाइन में मूव करेगा, ठीक है। कि अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे जो फोर्स लग रही होगी वो एक लाइन में लगेगी जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ बैलून इज स्फेरिकल, अज्यूम दैट चार्ज इज। सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है, इस सवाल की समझ ही नहीं आया। इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई बेटा? सर अगले वाले की, अगले पेज वाले की। इसकी यस सर। क्वेश्चन ये है कि इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर balloon if balloon is spherical, assume that charge is distributed uniformly over the surface। वो कह रहा है कि हमारे पास एक बैलून है, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास बैलून है, और कह रहा है कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो बैलून की सरफेस पे है, यानी इन साइड पे कोई चार्ज नहीं है। तो क्या इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कि चार्ज उसकी सरफेस पे है तो क्या इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी या नहीं होगी। बेटा ये वैसे ही केस बन रहा है जैसा हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, कि जो पहले आपने एक पढ़ा था कि जो स्फीयर था वो अंदर से खाली था, तो उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो होगी। अब क्यों जीरो होगी अभी हम देखते हैं। अब हमारे पास जो बैलून है उसकी सरफेस पे चार्ज है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी इनसाइड द चार्ज क्या क्या है, जीरो है। तो हम एक गाइयन सरफेस कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास गाइयन सरफेस है, ठीक है। ये हमने गाइयन सरफेस कंसीडर की हुई है, और जब हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो फाई इक्वल होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं।
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो फाई हमारे पास आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट के। अब क्योंकि गायन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, क्योंकि बैलून के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बैलून की सरफेस पे चार्ज है, Q जीरो है तो फाई आ जाएगा जीरो के इक्वल। फाई हमारे पास जीरो आ गया और फाई हम जानते हैं कि इक्वल होता है E.A। फाई जीरो है, इसका मतलब E.A इक्वल टू जीरो होगा। अब जो ए है ये तो वेक्टर एरिया होता है जो कि कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि जो हमने गायन सरफेस कंसीडर किया है इसका कोई ना कोई एरिया होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो। तो जो बैलून है क्योंकि उसकी सरफेस पे चार्ज है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। बेटा बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज। क्वेश्चन ये है कि क्या गॉसेस लॉ कहता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो चार्ज के प्रोपोर्शनल हैं, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, जितना कम चार्ज होगा उतनी कम फील्ड लाइंस होंगी। तो ये क्वेश्चन है कि क्या गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी और जितना कम चार्ज होगा उतनी कम फील्ड लाइंस होंगी। तो ये हमने बताना है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ट्रू कैसे है? गॉसेस लॉ हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ फील्ड लाइन थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज इन इट। तो फाई इक्वल है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये हम पढ़ चुके हैं गॉसेस लॉ में, फाई इक्वल है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास परमिटिविटी या फ्री स्पेस है जो कि कांस्टेंट होती है। तो जब हम ये कांस्टेंट हटा देंगे तो इक्वल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो फाई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट, और क्यू हमारे पास है नेट चार्ज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो यही क्वेश्चन था कि क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि हमारे पास जो गॉसेस लॉ है वो है फाई इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम क्यू। तो फाई प्रोपोर्शनल है क्यू के, तो फाई फील्ड लाइन और क्यू चार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। और आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास कि डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं? हमारे पास अगर दो पैरेलल प्लेट्स हों, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और अगर हम इनके दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी और ये पॉजिटिव प्लेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। नेगेटिव प्लेट को हम कहते हैं लो पोटेंशियल और पॉजिटिव प्लेट को हम कहते हैं हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है या लो पोटेंशियल की तरफ। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा।
तो हम कहते हैं कि जी एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो व्हेन दे आर रिलीज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लो से हाई पोटेंशियल की तरफ।